स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मिले हैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 लेक्चर 4 के लिए। लास्ट लेक्चर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा, क्यों रहा आपको पता है। हमने वहां पे पहली बात तो डेरिवेशंस को स्टार्ट किया और ओम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने बात की। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हमारे जो टॉपिक्स हैं बहुत बेसिक रहने वाले हैं। 2-4 डेरिवेशंस भी आएंगी शायद, लेकिन मेन हिस्सा जो रहेगा वो रहेगा हमारा आप कह सकते हो, अगर आज हम मान लो 5 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं तो 1 या 2 टॉपिक्स ही हैं जो नए हैं। बाकी सारे हमारे 10th क्लास के टॉपिक्स हैं, लेकिन उनको भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एक तो आप हो सकता है भूल गए हो, और दूसरा आपको वो सिलेबस में पढ़ने भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हम बस पढ़ रहे हैं रिवीजन के, नहीं 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 नहीं, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम में, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, इनके बीच में रिलेशन और बहुत कुछ किया था। आज का टॉपिक सबसे पहले रहेगा वो रहेगा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। एक्चुअली ओम जी ने बोला था कि वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उन्होंने कहा था कि शर्त है कि टेम्परेचर और बाकी चीजें जो हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ठीक बोला। लेकिन साथ ही साथ एक बात वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में मेंशन नहीं की कि दुनिया का हर एक सब्सटेंस, हर एक कंडक्टर जो है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। और इसी से हमारे पास 2 चीजें आती हैं। एक आता है ओमिक सब्सटेंस। अब ओमिक सब्सटेंस तो आप शायद नाम से ही समझ रहे होंगे कि ओमिक सब्सटेंस कौन होते हैं। तो विच फॉलो ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक सब्सटेंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो ऑल मेटल्स, ऑब्वियसली बात है ऑल मेटल्स एक लिमिट तक, मतलब एक लोअर वोल्टेज तक। यानी अगर मैं किसी भी मेटल में यहाँ पे V और I लगाता हूं तो ग्राफ जो है वो प्रोपोर्शनल बनेगा। तो ओमिक सब्सटेंस कौन हो गए, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन आप समझ जाओ नॉन ओमिक कौन हो गए, है ना। इसमें शायद लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो नॉन ओमिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस हो गए बच्चों, तो नॉन ओमिक सब्सटेंस वो हो गए जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि विच डोंट फॉलो ओम्स लॉ। ऐसा भी लिख सकते हो जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें, या ऐसा भी लिख सकते हो इन विच V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I और I इज नॉट प्रोपोर्शनल टू V। अब मैं यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दूंगा आपको वो समझ नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अभी उनकी पढ़ाई नहीं की है। आपने आज तक अभी तक आप कह सकते हो जितने भी सब्सटेंस देखे हैं या जिनके ऊपर पढ़ाई की है वो सारे कंडक्टर्स हैं, या अगर आपने नाम सुना भी हुआ है सेमीकंडक्टर्स का तो आपने उनकी पढ़ाई नहीं की है। आप बेसिक बेसिक जानते हो कि वो क्या होते हैं। पढ़ाई से मेरा कहने का मतलब है ओम्स लॉ नहीं लगाया है आपने कभी उन पे। लेकिन अगर मैं जैसे कि एक बात करूं, पीएन जंक्शन ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर का डिवाइस होता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारा एक चैप्टर है आप ही के 12th में, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा ग्राफ। लेकिन अभी के लिए अगर मैं V और I के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो एक सेमीकंडक्टर कुछ ऐसा ग्राफ बनाता है। आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा देख के, ना ही समझना है, सिर्फ इतना समझना है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे हमारे पास आता है सोलर सेल। अब सोलर सेल के बारे में भी आप सब जानते हैं, सोलर सेल का नाम किसने नहीं सुना, सबने सुना है। लेकिन अगर मैं सोलर सेल के लिए V और I ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ऐसा बनता है। बिल्कुल भी समझ में आपको नहीं आएगा। क्यों आएगा, कैसे आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ाई नहीं की। लेकिन आप इतना तो समझ सकते हो ना कि जो जो सोलर सेल है वो उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसे बहुत सारे और सब्सटेंस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। तो ये काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ हो गई। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ में ये नहीं मेंशन था कि कुछ सब्सटेंसेस में मेरा लॉ नहीं लगेगा। उन्होंने ऐसा कहीं पे कुछ कहा नहीं था। कहने का मतलब ये है बच्चों, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के सब्सटेंस हो गए, ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक वो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक वो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ 1-2 मैंने एग्जांपल दे दिया, आपकी लाइफ में और एग्जांपल्स आते चले जाएंगे। एम्पलीफायर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब आपकी लाइफ में चीजें और आगे आनी हैं। फिर आता है मेसनर इफेक्ट। अब मेसनर इफेक्ट क्या होता है, मेसनर इफेक्ट से पहले आपको ये पता करना होगा, जो कि हमने आपको रफली पढ़ाया था, याद करेंगे कि अगर मैं किसी, रफली क्यों पढ़ाया था, पागल है क्या आशु, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला हमने डिराइव किया था यार, कि अगर हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला डिराइव किया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर को अगर मैं कम करूंगा तो उससे रेजिस्टेंस कम भी होगा, और अगर टेम्परेचर कम करने पे रेजिस्टेंस कम होगा फॉर कंडक्टर्स तो एक ऐसा लेवल आएगा कि वो डिवाइस सुपर कंडक्टर बन जाएगा, और उससे एक नया वर्ड आता है हमारे पास, क्रिटिकल टेम्परेचर। सुपर कंडक्टर क्या होता है यार? सुपर कंडक्टर मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट बहुत इजीली लगभग विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो हो जाए, लगभग करंट फ्लो हो जाए विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको हम लोग T नॉट C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेम्परेचर बिलो विच सब्सटेंस behaves as सुपरकंडक्टर। ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे अगर हम पहुंच जाएं तो सब्सटेंस जो है वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। एक सब्सटेंस जो है वो एक सुपर कंडक्टर बन जाता है, उसके अंदर से आप लगभग कह सकते हो रेजिस्टेंस जो वो ऑफर करता है वो लगभग जीरो होता है। तो ऐसे डिवाइस को और ऐसे सब्सटेंस को हम सुपर कंडक्टर कह देते हैं। अब ये मेसनर्स इफेक्ट क्या है ये जरा समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मेसनर्स इफेक्ट, अगर मेसनर्स इफेक्ट की बात करें, इफ अ बॉडी is below critical temperature then all the magnetic field will move around it instead of passing through it। अब मेसनर ने क्या देखा, मेसनर जी ने क्या देखा, आपको ये डेफिनेशन पढ़ के शायद समझ में ना आया हो, लेकिन अभी हम डायग्राम बनाएंगे आप समझ जाओगे। मेसनर जी ने क्या देखा कि अगर एक बॉडी है, एक कंडक्टर है, और उसका जो टेम्परेचर है वो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, अगर एक बॉडी है और उसका जो टेम्परेचर है अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, वेयर एज एक और बॉडी है और उसका जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर कम हो गया, तो ये वाली जो बॉडी है वो सुपर कंडक्टर बन जाएगी। अब वैसे क्या होता है, अगर आप किसी बॉडी पे मैग्नेटिक फील्ड मारो, वैसे अगर आप किसी बॉडी पे मैग्नेटिक फील्ड मारते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से चली जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर से नहीं जाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जा सकती है ना। ये शायद आपको ना पता, मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक हॉलो कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक हॉलो कंडक्टर के अंदर जा सकती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने इसके ऊपर मारी और मैग्नेटिक फील्ड इसके पार जा रही है। लेकिन यहाँ अभी ये सुपर कंडक्टर नहीं है। जब कोई बॉडी सुपर कंडक्टर बनती है तो क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आप उस पर मारते हो वो उसके पास से होके निकल जाती है, यानी वो उसके अंदर से होके नहीं जाती है बच्चों, वो उसके सराउंडिंग से होके निकल जाती है। अब ऐसा करना, पहले बात तो दिस प्रोसेस, दिस इफेक्ट इज नोन एज मेसनर्स इफेक्ट, और इस इफेक्ट के ऊपर बहुत सारी लाइफ में आपके आगे चीजें आएंगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगी मैग्नेटिक लेविटेशन। शायद आपको ये डायग्राम देख के पता नहीं एक फील आ रही हो, और वो आ रही हो 11th क्लास में बर्नौलीज थ्योरम। वहां पे भी हमने पढ़ा था कि फास्ट मूविंग एयर क्रिएट्स लो प्रेशर, यानी अगर हमारे पास एक बॉल है और उसके आसपास हवा बहुत तेजी से दौड़ रही है, तो आसपास लो प्रेशर जोन की वजह से हाई प्रेशर जोन इधर, इधर लो प्रेशर जोन, और एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से बॉल हवा में उड़ती है। मैंने साइंस एंड फन पे एक वीडियो डाल रखी थी, जहाँ पे हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, जहाँ पे हम लोग बर्नौलीज थ्योरम क्लास में एक ड्रायर और एक बॉल की मदद से समझा रहे थे। तो वहां जब बॉल, आप सबको पता होगा अगर ड्रायर के ऊपर एक बॉल को रखो तो बॉल जो है वो हवा में उड़ती है, क्योंकि जो हवा होती है वो उसके आसपास बहुत फास्ट मूव कर रही होती है, और फास्ट मूविंग एयर
जो है वो एक लो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से बॉल लेविटेट होती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है यहाँ पे भी। अगर मैं एक सुपर कंडक्टर, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मैं यहाँ नहीं चला सकता, कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको बस सर्च करना है मैग्नेटिक लेविटेशन इन अ सुपर कंडक्टर। क्या मिलेगा आपको, सुनो। आप वो क्या करेंगे, कंडक्टर लेंगे, नॉर्मल एल्यूमिनियम ले लेंगे और उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा देंगे। लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाने के बाद वो बहुत ठंडा हो जाएगा। एग्जैक्टली वो सुपर कंडक्टर तो नहीं बनेगा, बट लगभग बन जाएगा। फिर उस सुपर कंडक्टर को वो एक मैग्नेट के ऊपर रख देंगे और वो हवा में उड़ने लग जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ड्रायर के ऊपर बॉल उड़ती है, क्योंकि साइंस सेम है, बस वहाँ हवा होती है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक छोटा सा कंसेप्ट है माइसनर्स इफेक्ट। डन है बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादातर सवाल आते नहीं है एग्जाम में, बट चलिए फिर भी। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, यानी कि हमने कुछ, अब ये टॉपिक भी देखो पुराना है। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो अगला लेक्चर आएगा, यानी कि जो आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4, वहाँ थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, बिकॉज उसमें ज़्यादा टॉपिक्स हमारे पिछली क्लास के हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको ये नहीं आता होगा। नहीं आता तो मैं रिवाइज तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है यार। तो ये हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, और जब कुछ रजिस्टर्स सीरीज में लगे होते हैं, जब कुछ रजिस्टर्स सीरीज में लगे होते हैं, तो शायद आपको पता हो सबके अक्रॉस जो करंट जाता है वो सेम जाता है। सबके अक्रॉस जो करंट जाता है वो सेम जाता है। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, यहाँ पे ये की को ऑन कर दूंगा, यहाँ से एक आई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो निकलेगा, और सबके अक्रॉस कितना करंट ही जाना चाहिए, आई करंट ही जाना चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होती है। टोटल वोल्टेज V है, लेकिन V में से कुछ हिस्सा यहाँ पे ड्रॉप होगा, कुछ हिस्सा यहाँ पे ड्रॉप होगा, और कुछ हिस्सा यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे हो गया V1, वहाँ पे हो गया V2, और वहाँ पे हो गया V3। अब इसकी डेरिवेशन आपने 10th में कर रखी है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में डेरिवेशन करवा देता हूँ इसकी। ऑल्दो चांसेस 100 में से 1% है इसकी डेरिवेशन आने की, 1 से भी कम है, बिकॉज ये 10th में भी आ चुकी है और अब तो ये बहुत कम चांसेस है। बट फिर भी अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो जो नेट वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है, जिसको चलो हम ऐसा करते हैं कि वी नेट मान लेते हैं, ये कितना पोटेंशियल सबके अक्रॉस इंडिविजुअली ड्रॉप हुआ उनके सम के बराबर होगा। अब ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो V हो गया आई R1, और V2 हो गया आई R2, और V3 हो गया आई R3। मैं सबके अक्रॉस आई क्यों सेम ले रहा हूँ, बिकॉज कॉम्बिनेशन इज सीरीज। आई कॉमन लेके काट दिया, काटने के बाद जो R नेट आ गया मेरे पास, वो आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो अभी हमने 3 के लिए किया, ऐसे जितने मर्जी हों, है ना, आपको पता है सीरीज में हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। अब याद करेंगे सेकेंड चैप्टर, जहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो उल्टा आया था, यानी सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे फॉर्मूला वो आपको याद है, ठीक है। तो सीरीज में अगर हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो हम सारे रेजिस्टेंसेस को आपस में बस ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें यही काम किसमें करना हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पहली बात तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस आ गए, मान लो 3, ये 3 रेजिस्टेंस हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिए। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। अब यहाँ से अगर करंट निकलता है I नेट, और यहाँ पे आपने लगा दिया है V नेट या V, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई होप आपको पता हो कि जो अपना वोल्टेज होता है वो सबके अक्रॉस सेम रहता है। यहाँ से I नेट आपने पास कराया, तो उसमें से I1 यहाँ निकल गया, I2 यहाँ निकल गया, और I3 यहाँ निकल गया, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो V ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। अब अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो जो I नेट मैंने इनको यहाँ से दिया है, ये I नेट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, विच इज I1, I2 और I3। यार
पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें करंट डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से आई करंट आया और वो 3 हिस्सों में क्या हो गया डिवाइड, तो टोटल करंट ऐसे होगा। अब ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई क्या हो जाएगा V बाय आर, तो V बाय आर नेट हो जाएगा, I1 V बाय आर 1 हो जाएगा, I2 V बाय आर 2 हो जाएगा और I3 V बाय आर 3 हो जाएगा। V कॉमन ले लेंगे, V कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 1/R1, 1/R2 और 1/R3। V से V कैंसिल हो गया, बस आ गया। ये तो प्रॉपर ही करा दिया मैंने सब कुछ। और ये हमारे पास बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ जाता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कौन से कॉम्बिनेशन का बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने भी यही एक्सपेक्ट किया होगा और होता ही ये फॉर्मूला ना, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे कौन से कॉम्बिनेशन की, कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल की, तो आंसर इससे बिल्कुल उल्टे ऑपोजिट आए थे। तो वो बातें बस आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जो कि है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में इस चैनल पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने एक बात की थी, अगर आपको याद हो, कि जब भी एक कंडक्टर के अंदर से हम करंट को पास कराते हैं तो हमें 3 इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या आपको वो तीनों इफेक्ट्स के नाम याद हैं? जैसे पहला इफेक्ट जो देखने को मिलता है वो कौन सा इफेक्ट होता है? तो पहला इफेक्ट देखने को मिलता है बच्चों हीटिंग इफेक्ट। मतलब पहला दूसरा तीसरा नहीं होता है यहाँ, लेकिन पहला इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो होता है हीटिंग इफेक्ट, फिर होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, फिर होता है केमिकल इफेक्ट। यानी करंट पास कराने पे हम केमिकल रिएक्शंस भी करा सकते हैं, जिसको हम लोग केमिकल इफेक्ट बोलते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ ही रहे हैं। बिजली पास होने पे हीट पैदा होती है, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। और ऐसे ही बिजली पास कराने पे चुंबकीय आकर्षण यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जो कि हमारा पूरा का पूरा अगला चैप्टर है, जहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बट अभी के लिए हमारा टॉपिक है हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। एक वायर के अंदर से अगर हमने एक करंट पास कराया तो उसमें कितना हीट पैदा होगा। जूल जी ने एक लॉ दिया कि जो हीट पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के। पहले तो ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशनल बेस थी, फिर बाद में इन्हें प्रूव भी किया गया। जूल जी ने क्या देखा होगा कि जब करंट को डबल किया जा रहा है तो हीटिंग इफेक्ट जो पैदा हो रहा है वायर में वो 4 गुना हो रहा है। करंट को अगर हम 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो हीटिंग इफेक्ट 9 गुना बढ़ रहा है। करंट को अगर हम 5 गुना बढ़ा रहे हैं तो हीटिंग इफेक्ट 25 गुना बढ़ रहा है। करंट को अगर हम 100 गुना बढ़ा रहे हैं तो हीटिंग इफेक्ट 10,000 गुना बढ़ रहा है। मतलब हीटिंग इफेक्ट करंट के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हीटिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के भी। जितना यार देखो, हीटिंग इफेक्ट का कारण क्या है? करंट का फ्लो होना। हीटिंग इफेक्ट का रीजन क्या है? करंट का फ्लो होना। अब अगर करंट बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन उसके स्क्वायर पे वो बढ़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब वो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। यार हीटिंग इफेक्ट पैदा क्यों होता है? जब भी एक चार्ज एक वायर के अंदर से फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट पैदा होने का कारण क्या है? आंसर है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स के साथ टकराते होंगे, रगड़ खाते होंगे, फ्रिक्शन आती होगी, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट पैदा होता होगा। अब अगर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, रुकावटें उतनी ज्यादा होंगी, तो हीटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और फाइनली हीटिंग इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा टाइम के। हीटिंग इफेक्ट जो है वो टाइम के भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हीटिंग इफेक्ट इन तीनों पर डिपेंड करेगा। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो हीटिंग इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। टाइम के क्यों प्रोपोर्शनल होगा समझ सकते हो ना? जितनी ज्यादा देर के लिए, अब मैं अपने हाथों को रगड़ रहा हूं, ठीक है, ऐसे रगड़ रहा हूं, अब मेरे हाथों में फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा हो रही है। अब मैं जितना ज्यादा देर तक रगड़ूंगा हीट उतनी ज्यादा निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, उतनी देर तक निकलेगी उतनी ज्यादा निकलेगी। तो हीटिंग इफेक्ट टाइम पे भी डिपेंड करती है। और इन तीनों को जोड़ दिया तो आई स्क्वायर आर टी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाना चाहता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट लगाना होगा, और वो कांस्टेंट मैंने क्या लगा दिया बच्चों? आई के साथ, मतलब आई स्क्वायर के साथ के। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो के होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। अब अगर 1 होती है तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला हमारे पास आई स्क्वायर आर टी आ गया। ये फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है ये एक्चुअली डेरिवेशन नहीं है,
ये तो हमने लॉ से जो जो बातें लॉ में बोली गई थी, लॉ में क्या बोला गया, हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। उनको बस कंबाइन ही तो किया। इसकी एक्चुअल डेरिवेशन क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसकी एक्चुअल डेरिवेशन क्या है, अभी हम पावर पे जब पहुंचेंगे तो हम इसकी डेरिवेशन भी कर लेंगे, जो कि बहुत ईजी है, वो आप खुद समझ जाओगे। लेकिन एक वायर के अंदर हीट पैदा होना अच्छी बात है या बुरी बात है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। टाइम है हमारे पास 20 मिनट और लगभग 20 सेकंड के आसपास वीडियो हो चुकी है। मैं चेक करूंगा अगेन। आपको ना मैसेज लाइव चैट पे ना किया करो, क्या होता है लाइव चैट पे बहुत सारी बातें और भी हो रही होती हैं, तो बेहतर है कि आप आंसर दें हमें कहाँ पे, कमेंट्स में, ठीक है जी। अब जैसे कि हमारे जो पेड कोर्सेज चलते हैं तो मैं वहाँ पे हमेशा बच्चों को इंडल्ज करवाता रहता हूँ, और वहाँ पे तो ऑब्वियस बात है हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो बच्चा देखो, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में एक फ़र्क ही होता है कि ऑफलाइन में बच्चा थोड़ा सा चौकन्ना रहता है, ऑनलाइन में कभी कभार उसका ध्यान थोड़ा सा ऐसा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि वो ऑनलाइन है, उसके सामने टीचर नहीं है, तो एक टुकड़ों में भी वो वीडियो देख सकता है। तो बस मेरा ये कहना होता है कि बच्चा थोड़ा सा एक्टिव रहे, तो मैं कुछ ना कुछ बीच बीच में करवाता रहता हूँ। और शायद पता ही हो आपको कि हमारे पेड कोर्सेज में बिलीवर बैच बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत प्यारा कर रहा है, काफ़ी अच्छे बच्चे जुड़ रहे हैं उसमें, मतलब बच्चे तो काफ़ी जुड़ गए हैं उसमें, और इसीलिए उसकी सक्सेस की वजह से हम एक और बैच लेके आए जिसका नाम है ड्रीमर बैच। 3 अगस्त से वो स्टार्ट हो रहा है, नया बैच है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बैच है। 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 28 जुलाई तक उसमें कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, उसके बाद वो ऑफर ख़त्म हो जाएंगे, शायद 40% शायद कुछ चल रहा है। बाकी वो आप वो वीडियोस डाल रखे हैं इस चैनल पे भी। हम लोग जब सेलिब्रेशन गए थे और 9-10 में जब हमने वो रिजल्ट सेलिब्रेट किया था तो वहाँ पे उसके बारे में बात की थी। बट अभी अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है हीटिंग इफेक्ट का, I²RT। अब क्या हीटिंग इफेक्ट के फायदे भी हैं? मैं कह रहा था कि आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिखें कि हीटिंग इफेक्ट के फायदे हैं या नुकसान हैं या दोनों हैं। जल्दी से लिखो, हीटिंग इफेक्ट के फायदे हैं, नुकसान हैं या दोनों हैं। आई होप लिख दिया भाई। तो आपने शायद आंसर लिखा होगा कि भैया इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं भाई, है ना। तो फायदे क्या है हमें वो पढ़ने, नुकसान तो फिर नुकसान ही है, एनर्जी लॉस होना, वायर में आग लग जाना, वो सब तो फिर नुकसान है। तो अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं हीटिंग इफेक्ट की, तो हम इसको बहुत शॉर्ट में करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब किस पे काम करता है बच्चों? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। अच्छा, ये जो हमारे पास टॉपिक है, यानी कि ये जो सीरीज पैरेलल के ऊपर है, शायद आप अगेन साइंस एंड फन पे देखा हो, हम लोग अपने क्योंकि जो हमारे बिलीवर्स बैच चल रहा था वो हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन के साथ चल रहा था, तो वहाँ पे हमने सीरीज पैरेलल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्चुअली फ़र्क क्या होता है। अब वो यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो वीडियो क्लिप आपको अगर वीडियो में ही देखना तो ऑब्वियस बात है, वो तो आप वीडियो वहाँ जाके भी देख सकते हो। लेकिन हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग, अच्छा मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कोई यहाँ नहीं दिखा सकता, यहाँ पे तो आप वीडियो ही देख रहे हो, कोई इंटरेक्शन तो है ही नहीं, तो दैट इज़ वाई वो तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो, डली हुई है। लेकिन हमारे कोर्सेज में हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को बुलाते हैं, बच्चा करता है उसको। अब मैं यहाँ पे ऑफलाइन का कोई बच्चा बुलाऊंगा, मुझे पता है कई बच्चे ऑफेंसिव हो जाते हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने हीटिंग इफेक्ट के ऊपर और सीरीज पैरेलल के ऊपर, या हम लगभग हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। जैसे आपने वो कैपेसिटर वाली जो हमने चैप्टर किया था सेकंड, वहाँ पे हमने जो एक छोटी सी क्लिप आपको शॉर्ट की फॉर्म में डाली थी कैपेसिटर के ऊपर, वो हम क्लास में बच्चों से करवाते हैं, ताकि बच्चा खुद जब तक नहीं करेगा तब तक उसको साइंस महसूस नहीं होगी। अब एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, और इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यहाँ पे एक फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट किसका बना होता है? 10th क्लास में अगर आपको याद हो, ये बना होता है टंगस्टन का। ये फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। और जैसे हम करंट पास कराते हैं, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये हीट होता है, और हीट होने की वजह से ये ग्लो होता है। ग्लो होता है मतलब कि इसमें रोशनी पैदा होती है और हमें लाइट मिलती है। ऑब्वियस सी बात है। आजकल ये इस्तेमाल होना बंद हो गए क्योंकि ये बहुत बिजली लेते थे। अब तो हमारे पास LED की टेक्नोलॉजी आ गई है। उससे पहले हमारे पास CFLs आए थे, है ना, क्लोरोफ्लोरो लैम्प्स।
तो फिर अब तो हम इन्हें इस्तेमाल ना के बराबर, कोई पर्पस हो जैसे मेकअप में क्योंकि इनकी एक सर्टेन लाइट होती है, फोटोग्राफी में क्योंकि इनकी एक सर्टेन लाइट होती है, तो वहाँ अलग बात है। बट ऐसे घरों में, जैसे इस कमरे में मैं हूँ, कम से कम यहाँ पे 15 लाइटें लगी हुई हैं, क्योंकि ना वाइट डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने के लिए लाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, अदरवाइज यहाँ की लाइट की वजह से पर्सन जो है वो काला हो जाता है, मतलब काला मतलब डार्क, वो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे भी लाइट है, इधर भी लाइट है, नीचे भी लाइट है और ऊपर भी लाइट है। तो इन लाइटों की वजह से ये सारी लाइटें एलईडी हैं, ये सारी की सारी लाइटें एलईडी लाइट्स हैं, क्योंकि अब ज़माना बदल गया। तो अगर यहीं पे मैंने लगा रखी होती ये वाले बल्ब तो बहुत ज़्यादा हीट हो गई होती है, ऑब्वियस बात है ये भी गर्म हो रही हैं, लेकिन वो तो फिर भाई साहब आपको पता ही है क्या करता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास हीटिंग अप्लायंसेस। हीटिंग अप्लायंसेस क्या होते हैं भाई? ऐसे अप्लायंसेस जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं हीटिंग अप्लायंसेस, जिनमें नाइक्रोम की वायर लगी होती है। नाइक्रोम क्या होता है बच्चों? अगेन साइंस एंड फन पे जाओगे, एक वीडियो डाल रखी है जहाँ पे नाइक्रोम के अंदर हमने करंट पास कराया लाइव क्लास में, वो वीडियो बड़ी वायरल भी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने कागज को जलाया था। नाइक्रोम के अंदर करंट पास कराने पे बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट पैदा होती है, क्योंकि नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट पैदा होने की वजह से वो फिर इतना ज़्यादा ग्लो करते हैं कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो कुकर में, आयरन में, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कैटल में, इन सब चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल बहुत सारी, और मतलब खाना बनाना हो, पानी उबालना हो, कपड़े प्रेस करने हो, पानी गर्म करना हो, गीज़र वीज़र में, इसका इस्तेमाल आप अलग अलग रूप में करते हो। अब वैसे बात है जो आयरन होती है उसमें अलग प्रकार, अलग डेंसिटी का, अलग शेप का नाइक्रोम लगा होता है, रूम हीटर में अलग नाइक्रोम लगा होता है। तो वो जो वीडियो है साइंस एंड फन पे, वो मैंने रूम हीटर का नाइक्रोम लाया और क्लास में हमने उसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात की। तो हीटिंग इफेक्ट की एक और एप्लीकेशन हमारे पास आता है, जो आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में भी आपने जाना होगा। आप पहले तो हमारे घरों में भी इलेक्ट्रिक फ्यूज इस्तेमाल होते थे, अब ना के बराबर हो गए। इससे बेहतर चीज आ गई जिसको बोलते हैं MCB, मैनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB मैनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है छोड़ देते हैं, लेकिन आज की डेट हमारे घरों में MCB इस्तेमाल होती है। अगर घर में ज़्यादा करंट आए, ज़्यादा वोल्टेज आए, तो वो ड्रिप मार देती है, वो ड्रॉप हो जाती है नीचे और घर में एक्सेस करंट आने से रोकती है। लेकिन जब हमारे घरों में MCB से पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज इस्तेमाल हुआ करते थे, ये सेफ्टी डिवाइस होते थे। अगर हम इनमें ना कॉपर की वायर होती है, अगर हमारे घर में ज़्यादा करंट आ जाए, ज़्यादा वोल्टेज आ जाए, जो कि आ जाती है किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से, तो और अगर वो डिवाइसेस के अंदर गई तो वो डिवाइसेस को ख़राब कर सकती है। तो इसीलिए हम अपने घर में करंट एंटर करवाने से पहले उसको फ्यूज से पास कराते हैं। अब फ्यूज इस तरीके से बनाया गया होता है कि इन केस अगर उसमें ज़्यादा करंट एंटर करे तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो मेल्ट हो जाए और वो सर्किट को ब्रेक कर दे। ये सर्किट ब्रेकर ही होता है। फिर घर की लाइट चली जाती थी, फिर इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाते थे या खुद ही कर लिया करते थे। इस फ्यूज को बाहर निकालते थे और फिर नई वाली फ्यूज वायर डाल के फ्यूज को वापस लगा दिया करते थे, लाइट आ जाती थी। लेकिन ध्यान देना है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा था, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत बार बार लाइट जा रही है फिर आप उसको ठीक कर रहे हो। तो इसलिए हम लोगों ने, यानी साइंस ने MCB बना दी, विच इज मच बेटर, क्योंकि अगर लाइट जाए तो वो नीचे गिर जाती है, अगर ज़्यादा करंट वरंट आ गया तो फिर आप जाओ और ऊपर कर दो। तो ईजी टू यूज़ है। अभी भी बहुत सारी जगहों पे हम फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे गाड़ियों के अंदर जो अलग अलग सर्किट्स हैं वहाँ पे फ्यूज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्सटेंशंस में फ्यूज़ इस्तेमाल, अभी भी फ्यूज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन घरों में फ्यूज़ इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया। हो सकता है आप में से कुछ घरों में अभी भी फ्यूज़ लगे हों, अगर लगे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे सुन के अच्छा लगेगा, पढ़ के अच्छा लगेगा कि यार अभी भी कुछ घरों में फ्यूज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिटी या स्टेट में अभी भी फ्यूज़ इस्तेमाल हो रहे हों, बट अब हमारे घरों में से फ्यूज की जगह MCB ने ले ली है, मैनिएचर सर्किट ब्रेकर्स ने ले ली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। अब आप सब अब देखो, ये एक ऐसे टॉपिक है ना जिनके ऊपर अगर हम ज़्यादा समय लगाएंगे तो फिर वो गलत है, क्योंकि ये पुराने टॉपिक हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? कितना इलेक्ट्रिक वर्क किया मैंने, कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन किया मैंने पर यूनिट टाइम,
कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन किया मैंने पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक वर्क डन की जगह हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, कितना मैंने इलेक्ट्रिक वर्क किया पर यूनिट टाइम, या कितना मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की पर यूनिट टाइम। इसका मतलब पहली बात तो पावर को हम लोग पी से दिखा रहे हैं, तो कितना वर्क किया, या फिर उस डिवाइस, देखो यार यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की ही बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की अगर बात कर रहे हैं तो मान लो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो 100 जूल एनर्जी खाती है, जो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है, तो क्या वो 100 जूल का वर्क भी करेगी जो आपके काम के लायक होगा? उसूलन तो नहीं, बिकॉज देर इज बहुत सारा लॉस ऑफ एनर्जी, दुनिया में लॉस भी तो है। अब एक ट्यूब लाइट का काम लाइट देना है, लेकिन वो हीट भी देती है जो कि वेस्ट है। अब ये एसी है, यहाँ एसी चल रहा है, पता नहीं आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है लेकिन ये आवाज भी दे रहा है, तो आवाज देना इसका काम नहीं है, वो एनर्जी का लॉस है। एक पंखा है, पंखा चलता है तो वो आवाज करता है, अब वो एनर्जी का लॉस है। आप समझ रहे, पानी की मोटर गर्म हो जाती है वो और वो आवाज करती है, उसका काम वो नहीं है, वो एनर्जी का लॉस है। तो देखा जाए तो जितनी हम एनर्जी उसको देते हैं वो उतने का यूजफुल वर्क नहीं करता, बेकार का वर्क भी वो करता है, बट वर्क तो वर्क है ना, जितनी एनर्जी वो खाएगा उतने का वो काम भी करेगा। ये इंसान की तरह नहीं है कि ठूसेगा ज्यादा और काम करेगा कम और मोटा होता चला जाएगा, ये इंसान की तरह नहीं है। देखो पेट बाहर आ रहा तुम्हारे भाई का भी, तो ऐसे इंसान की तरह नहीं होते हैं ये, जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं उतने का ही वर्क भी करते हैं। अब वो अलग बात है, कुछ वर्क ही ऐसा भी करते हैं जो हमारे काम में नहीं आ पाता, वो अलग बात है। तो ये दोनों एक ही बात हो गई। अब अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट की, अगर हम बात करें इसकी SI यूनिट की, तो पावर की SI यूनिट वैसे तो होनी चाहिए जूल पर सेकेंड, बिकॉज इट इज एनर्जी अपॉन टाइम, तो वैसे इसकी यूनिट होनी चाहिए जूल पर सेकेंड, लेकिन आप सब जानते हैं इसकी यूनिट वॉट भी होती है ना भाई। जेम्स वॉट हीट इंजन, आई होप आपको पता हो, दुनिया का सबसे पहला स्टीम इंजन इन्होंने फॉर्म किया था, और जो कि एक रेवोल्यूशन था, मतलब भाप से आप ट्रेन चला पाए हो आज की डेट में। और इन्होंने वो रेवोल्यूशन लाए, इन्होंने समझाया कि कोई चीज़, या खासकर भाप की अगर बात करें तो वो कितनी पावरफुल हो सकती है, तो पावर का एक नया नज़रिया दिखाया, तो इसीलिए उनको ऑनर देने के लिए हमने इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट वॉट भी रख दी। अब बताओ, एक डिवाइस है जिसकी पावर 1 वॉट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो डिवाइस 1 जूल एनर्जी खर्च कर रहा है 1 सेकेंड में, ऐसे भी कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो कि वो 1 जूल का वर्क कर रहा है 1 सेकेंड में। बात एक ही है, वो 1 जूल खर्च कर रहा है 1 सेकेंड में, या 1 जूल का वर्क कर रहा है 1 सेकेंड में, बात एक ही है ना। अब जैसे कि आपको पता हो, मान लो मेरे पास एक AC है जो 1000 वॉट का है, 1000 वॉट मतलब 1 टन का है, तो वो 1000 जूल एनर्जी खर्च करेगा 1 सेकेंड में, वो 1000 जूल एनर्जी खर्च करेगा 1 सेकेंड में। तो अल्टीमेटली 1 वॉट का मतलब 1 जूल अपॉन, अगर वो 1 जूल खर्च कर रहा है तो वो 1 जूल का वर्क भी करेगा, वो अलग बात है, उसमें से आधा जूल आपके काम का है, वो अलग बात है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1000 वॉट, तो वो 1000 जूल एनर्जी खर्च करेगा हर 1 सेकेंड में। अब AC 2000 वॉट के भी हो सकते हैं, जैसे 2 टन का AC, अक्सर आजकल घरों में जो AC लगे होते हैं वो 2000 वॉट के तो होते ही हैं, है ना भाई, यानी कि 2 टन। अब 2 टन इज नॉट एग्जैक्टली 2000 वॉट, यार आप कमेंट सेक्शन पे लिखने मत लग जाना कि सर 2 टन एग्जैक्टली 2000 वॉट, ऑब्वियस सी बात है। अब आप 40 वॉट की ट्यूबलाइट लेके आ रहे हो, वो 40 वॉट एग्जैक्टली थोड़ी ना होती है, तो 2000। अब हम बोलते हैं कि यार मैं मेमोरी कार्ड लेके आया 32 GB का, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ 32 GB थोड़ी ना मिलता है आपको उसमें, तो 2000 वॉट का ये हमारे पास एक, मान लो कोई डिवाइस है, तो ये 2000 जूल एनर्जी खर्च कर रहा होगा प्रति सेकंड, और अगर वो 2000 जूल एनर्जी खर्च कर रहा होगा प्रति सेकंड तो ऑटोमेटिकली वो 2000 जूल का काम भी कर रहा होगा। तो जितना ज़्यादा पावरफुल हमारा डिवाइस है उतना ज़्यादा वो एनर्जी खाएगा भी और एनर्जी देगा भी। अब AC है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है लेकिन एनर्जी देता भी तो कितनी है, पूरा कमरा ठंडा कर रखा है भाई, मजाक थोड़ी ना होता है ये करना। दिल्ली जैसी गर्मी में पूरा कमरा ठंडा कर देना, इट इज़ वेरी वेरी बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती वाला काम। AC बहुत हार्ड वर्किंग होता है बच्चों, लेकिन अगर कोई हार्ड वर्किंग है, कोई ज़्यादा मेहनत करता तो ज़्यादा खाना भी तो खाना होगा।
अब एक वर्कर, एक मजदूर बहुत ज़्यादा खाना खाता है क्योंकि वो उतनी मेहनत भी करता है ना, वो तो है, ऑब्वियस सी बात है। वैसे तो जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं वो भी ठूसते हैं आजकल और मोटे होते रहते हैं। मोटे होना अच्छी बात नहीं है बच्चों, मोटे होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हेल्थ को लेके, मैं बॉडी शेप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। आज ही बच्चों जिम जाएं, जिम नहीं जाएं, आज ही बच्चों एक्सरसाइज करें, नहीं एक्सरसाइज भी जरूरी नहीं है, आज ही बच्चों अपने खाने पे कंट्रोल करें, अच्छा खाना खाएं, जीवन को बढ़ाएं, है ना, क्योंकि मैंने भी आज से शुरू किया है और मैंने पता नहीं कितने दिन का जोश है, लेकिन मैंने ये बच्चों आज से शुरू किया है और मैं आशा करता हूं कि लंबे समय तक मैं इसे चला पाऊंगा। चलिए, अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, और इस ये जो कि हमारा आज का आखिरी टॉपिक भी होगा। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब क्या है? देखो, हम अपने घर में एक दिन में एक गैस मारो कमेंट से, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, मैं पूछता हूँ ऑफलाइन के बच्चों से, बड़ा मजा आता है, और ऑनलाइन में भी पूछता हूँ तो बच्चे वहां पे लाइव में लिख रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इसका आंसर सुनने में, क्योंकि बहुत विचित्र आंसर आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से आप अपने घर में एक दिन में जूल्स में कितनी एनर्जी खर्च करते होंगे? मुझे एक रैंडम वैल्यू चाहिए, एक ऐसे गेस चाहिए कि आप एक कमेंट सेक्शन पे, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन पे, आपके हिसाब से आप एक दिन में अपने घर में कितनी एनर्जी जूल्स में खर्च करते हो? एक गेस। हाँ जी, लिखा? तो आंसर होता है करोड़ों खरबों जूल में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा जो एसी है वो 2000 वॉट का होता है, तो वो हर एक सेकंड में 2000 जूल ले रहा है। अब अगर मैंने अपने घर में एसी को 1 घंटे भी चलाया, जो कि बहुत नॉर्मल है, 1 घंटे भी चलाया, तो जो 2000 वॉट 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो एक एसी जो 2000 वॉट का है वो 1 घंटे में 72 लाख जूल्स एनर्जी खर्च कर लेता है। सिर्फ एक एसी 1 घंटे के अंदर 72 लाख जूल्स एनर्जी खर्च कर लेता है, 72 लाख। तो अब आप इमेजिन कर लो कि हमारे घर में एक दिन के अंदर सारे डिवाइस करोड़ों खरबों जूल एनर्जी खर्च करते हैं। अब आप सोचो, अगर ये एक दिन का डेटा है तो एक महीने में तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी सारी एनर्जी वो खर्च कर लेता होगा एक महीने के अंदर। तो भाई साहब, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे दिल्ली में बिजली का बिल 1 महीने 1.5 महीने का आता है। अब सोचो अगर वो एनर्जी जूल में निकालने लग जाएंगे तो कितनी बड़ी वैल्यू होगी। तो हमने क्या कहा कि ठीक है, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, पर हमने कहा यार कि ठीक है, हम इसकी एक और यूनिट बनाते हैं और हमने बनाई किलोवाट आवर। हमने बनाई किलोवाट आवर। हमने कहा घरों में जब बिजली के बारे में बात कर रहे होंगे, ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स में, शॉप्स में, जब हम बिजली की बात करेंगे, कितनी आपने एनर्जी खर्च करी, कितनी एनर्जी आपने यूज करी, उसको हम ना जूल में नापने के बजाय किलोवाट आवर में नापेंगे। और एक जूल के अंदर 36 लाख 1 किलोवाट आवर के अंदर 36 लाख जूल होते हैं। इसको ऐसे लिखा हुआ है, बट किलोवाट को ऐसे नहीं लिखते हैं, के छोटा होता है, W बड़ा होता है और H छोटा होता है, बिकॉज किलो का K छोटा, वॉट का मतलब W और R मतलब H छोटा। तो 1 किलोवाट आवर के अंदर 36 लाख जूल्स होते हैं। ये कैसे आया ये भी हम समझ सकते हैं, समझना चाहें तो। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वॉट इंटू में 1 आवर मतलब इतने सेकंड। अब 1000 वॉट का मतलब क्या होता है? 1000 जूल्स अपॉन में 1 सेकंड इंटू में 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो 36 लाख जूल आ गया, विच इज 10 की पावर 6 है ना, वो टाइप में आपको पता ही है, 10 की पावर 6 है। तो अगर मैं अपने घर में एक एसी को चला रहा हूं 1 घंटे के लिए तो 72 लाख जूल एनर्जी खर्च हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको किलोवाट आवर में लिखूं तो 72 लाख को मैं 2 किलोवाट आवर भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल्स होते हैं, तो 72 लाख का मतलब हो गया 2 किलोवाट आवर। अब कितना फर्क है देखो, मैं 1 घंटे में 72 लाख जूल्स एनर्जी खर्च कर रहा हूं एक एसी से। ये सुनने में बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन वहीं पे अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं 1 घंटे में 2 किलोवाट आवर जूल एनर्जी खर्च करता हूं एसी में, तो थोड़ा सुनने में साउंड फील कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है, और एक छोटा नंबर है।
यार आप समझ रहे हैं ना, जब हमारे को अब अगर मैं बोलूं लंबाई को सेंटीमीटर में नापो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो लंबाई है यहाँ से लेके पाकिस्तान तक की, तो सेंटीमीटर एक बहुत छोटा नंबर होगा, आंसर लाखों करोड़ों सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे बेहतर रहेगा कि मैं किलोमीटर में नापूं, आप समझ रहे हैं ना। तो वही वाली बात है, अब यहाँ से सन के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर में भी नापा जा सकता है ना, और नापते भी हैं। लेकिन यहाँ से प्रॉक्सिमा सेंचुरी यानी जो हमारे पास सबसे पहला स्टार है आफ्टर सन, उनके बीच का डिस्टेंस आपको पता होगा हम लाइट ईयर में नापते हैं, क्योंकि लाइट ईयर एक और बहुत बड़ी यूनिट्स है। तो अपने अपने यूज के हिसाब से हम यूनिट्स को चेंज करते हैं, वो आपको पता ही है, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास पिछले बेसिक टॉपिक्स हुए जो मैंने कहा था आपको काम आएंगे। आई होप आपको पता हो कि हमारे पास पावर के और भी फॉर्मूले होते हैं जो कि इससे ही आए हैं। एक तो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, एक होता है पावर का फॉर्मूला V इंटू में I, एक होता है पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव कर रखे हैं इन 10th क्लास। और एक पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, ठीक है जी। तो ये पावर के हमारे पास 3 और फॉर्मूले होते हैं, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। अगले क्लास में आते ही हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है किरचॉफ लॉ। बहुत आपको पता होगा, स्कूल में हो गया होगा अब तक, तो पता होगा आपको, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है जी। तो आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े वो सारे के सारे आप कह सकते हैं हमारे 10th क्लास से रिलेटेड थे। ज़्यादा कुछ हमने नया नहीं पढ़ा, सिवाय ये वाला हिस्सा जो था वो काफ़ी अच्छा था, ठीक है जी। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 5, जो कि पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा किरचॉफ के ऊपर और व्हीटस्टोन ब्रिज, 2 इस चैप्टर के सबसे खतरनाक टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।